अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बायट एंड सेवेट लॉ। इसमें हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो जनाब कल हमने गुज़िश्ता दिन बायट एंड सेवेट लॉ का थ्योरम देखा, हमने उसको उसके प्रूफ किया, उसके एक अप्रोच देखी मैथमेटिकली कि हम मैग्नेटिक फील्ड किस फार्मूले से निकालेंगे। तो जनाब आज उसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए बायट एंड सेवेट लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम एक मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर। तो जनाब हमारी मेन हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर और हम इसमें यूज कौन सा लॉ करेंगे? बायट एंड सेवेट लॉ। तो जनाब ये वाला आपके पास अब जो सिचुएशन है उसमें एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है। ठीक होगी बात। करंट कितना होगा? आई करंट है लेट से। अब उस आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो लॉन्ग जो इनफाइनाइट वायर है, तो मैं सारी वायर को एक साथ स्टडी नहीं करूंगा, मैं उसमें करंट सेगमेंट देखूंगा, यानी छोटे छोटे पैच बनाऊंगा और उस पैच की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा। लेट से मेरे पास एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं इस एक पैच की वजह से, जो आपको यहाँ पे ds दिखाई दे रहा है। और आप कहेंगे कि भाई इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द बायट एंड सेवेट लॉ जो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर होगा। और हमने डायरेक्शन पढ़ी हुई है, किससे निकलेगी? डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो अब आपको ds भी दिख रहा है, आर यूनिट वेक्टर भी दिख रहा है। अगर आप राइट हैंड रूल अप्रोच करते हो तो थंब इनटू द प्लेन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे P पॉइंट पे जो आपकी डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज होगी। तो जनाब आपके पास जब आप एक डायरेक्शन ले लिए करंट, चूंकि करंट की डायरेक्शन तो वही रहनी है, तो आपके पास जितने भी पैच आप बनाओगे सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? सेम आएगी आपके पास। तो बात समझ आ गई। तो पहले तो आपने एक पैच की वजह से निकाली थी, फिर हमने कंक्लूजन में लिया कि तमाम पैचेस की वजह से जितने भी होंगे करंट एलिमेंट्स होंगे या लेंथ एलिमेंट्स होंगे, उनमें उनकी वजह करंट गुजरेगा वो सेम होगा, तो उनकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। तो जनाब अब अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं कि ये लॉन्ग जो स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है, इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी, तो मैं क्या करता हूं, अपनी लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। अपर हाफ और लोअर हाफ में बात कर लेते हैं, यानी एक सेंट्रल पॉइंट जिसे हम मान लेते हैं, वहां से अपर हाफ हम देखेंगे तो वो जीरो से कहां तक होगा? इंफिनिटी तक। ये अपर हाफ हम कंसीडर करेंगे इसको। ठीक होगी बात। तो इसी तरीके से जब हम लोअर हाफ की बात करेंगे तो वो ही पी पॉइंट अब आपके पास जितना उस पॉइंट से, यानी ये जो ds मैंने जितना ऊपर लिया है इतना ही मैं इस पॉइंट से नीचे कंसीडर करूंगा। तो समझ आ गई बात। तब भी आपके पास टूल तो वही रहेगा कि db बराबर आ जाएगा किसके? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस इंटू आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। तो आपके पास इसका मतलब जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम क्या होगी? डायरेक्शन होगी। यानी अपर हाफ में उतनी दूरी पे, S दूरी पे जो मैंने लिया था, और अपर उस से जो लोअर हाफ में जो S दूरी पे लूंगा पॉइंट ds जो आपके पास होगी करंट लेंथ एलिमेंट, उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इसका मतलब जनाब अपर हाफ और लोअर हाफ में जो आप जो पैच लेते हो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। तो जनाब अब आपके पास इसका मतलब हम किसी एक हाफ को ले लेते हैं और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से, वो डबल हो जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो जनाब अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, लेट से हम 0 से इंफिनिटी कंसीडर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि लोअर हाफ में भी उतनी है अपर हाफ में भी उतनी है, तो वो डबल हम कंसीडर कर लेते हैं मीन से एक अपर इंफिनिटी तक। तो b की वैल्यू तो हम सब जानते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और हमने फार्मूले में पढ़ा था आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। आई को बाहर ले लें अगर हम, तो डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो क्या हम इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो डी एस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी एस साइन थीटा।
बटे में आ जाएगा आर स्केयर। तो यहां से जनाब म्यू नॉट आई 2 पाई 0 से इन्फिनिटी साइन थीटा ds ओवर आर स्केयर। अगर आप फिक को देखो तो अब आपको एस भी समझ आ रहा है, अब आपको बड़ा आर भी दिखाई दे रहा है जो सेंटर से उस पी पॉइंट तक की दूरी है, और जो पी पॉइंट में कंसीडर किया वहां से उस पैच तक की दूरी स्मॉल आर है। तो एक ट्राइंगल सी बनती आपको दिखाई दे रही है। तो स्मॉल आर किसके बराबर लिखा जा सकता है? आर स्केयर प्लस एस स्केयर और स्केयर रूट, यानी एक तरह से ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करने वाला है। तो यहां से जो ट्रायंगल के अंदर एंगल होगा, अगर आप देखो कि इस पे आपको बताया था कि थीटा इज एंगल बिटवीन ds एंड r यूनिट वेक्टर, बट नाउ आई एम कंसीडरिंग द एंगल बिटवीन द ट्रायंगल। तो 180 में से थीटा माइनस कर दो तो क्या ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, यानी पाई माइनस थीटा के बराबर होगा ये। तो यहां से अगर मैं कहूं साइन थीटा निकालो तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर का रोल कैपिटल आर अदा करेगा थीटा के अपोजिट साइड जो होती है, और हाइपोटेन्यूज का रोल स्मॉल आर अदा करेगा। स्मॉल आर मुझे पता है किसके बराबर है, आर स्केयर प्लस एस स्केयर और सारे का स्केयर रूट। तो यहां से आप साइन पाई माइनस थीटा लोगे जो कि इनसाइड ट्राइंगल एंगल है, और वो से आप साइन थीटा मेंशन कर सकते हैं। तो आर ओवर स्केयर रूट आर स्केयर प्लस एस स्केयर, इसका मतलब इसके अंदर मुझे साइन थीटा की वैल्यू प्लेस करनी है जो कि इसके बराबर आ चुकी है r डिवाइडेड बाय स्केयर रूट आर स्केयर प्लस एस स्केयर। तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, साइन थीटा की रिप्लेसमेंट ले ली। तो अब आपके पास नीचे आर स्केयर प्लस एस स्केयर का स्केयर रूट का मतलब 1/2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो जनाब अब इसी ट्रायंगल से अगर मैं कहूं कि मुझे tan पाई माइनस थीटा चाहिए, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी r डिवाइडेड बाई s। तो यहां से tan पाई माइनस थीटा, चूंकि अंदर का एंगल पाई माइनस थीटा, तो उसे आप माइनस tan थीटा कंसीडर कर लोगे। तो जनाब अब यहां से आप s की वैल्यू देखो तो वो बराबर आ जाएगी r डिवाइडेड बाई माइनस tan थीटा, जिसे आप माइनस r cot थीटा लिख सकते हैं। तो s की वैल्यू मालूम हो गई, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू माइनस r cot थीटा। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 देखूं तो मुझे चाहिए क्या, r तो कांस्टेंट है ले लो, तो ds मुझे चाहिए, मुझे s चाहिए, तो s तो मालूम पड़ गया मुझे। तो अब आपको ds इसी से निकाल लो, तो आप लिखोगे ds बराबर है किसके, माइनस r cot थीटा का। आप जब डिफरेंशियल लोगे माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो जनाब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आर को सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब आपको एस की वैल्यू भी मालूम है, डी एस की वैल्यू भी मालूम है। ये जो 0 से इन्फिनिटी आपने दूरी ली हुई है, अगर आप इसको अब थीटा की लैंग्वेज में बताना चाहो तो अब आपके पास, ये तो डिस्टेंस की जुबान में ds की सूरत में है, तो अब ds किसकी टर्म में आ रहा है, थीटा की टर्म में आ रहा है। तो ये बाउंड्री कंडीशन भी थीटा की टर्म में आनी चाहिए। तो जनाब अब आप क्या कहोगे, tan पाई माइनस थीटा बराबर था r ओवर s के, जो आपने यहां से देखा था। तो अब आपके पास अगर हम s जीरो कर लें, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब s जीरो आएगा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में। तो आप s की वैल्यू जीरो करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा ओवर कॉस पाई माइनस थीटा tan होता है। तो इसका मतलब इन्फिनिट लाना है तो नीचे वाला फैक्टर जीरो करना पड़ेगा, तो cos पाई माइनस थीटा को जीरो के बराबर सोचना पड़ेगा। यहां से आप cos इनवर्स ले लोगे पाई/2, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा पाई/2 के, यानी जब s जीरो होगा तो थीटा कितना मानेंगे, पाई/2। इसी तरीके से जब s इन्फिनिट आप लोगे, क्योंकि दो ही कंडीशन थी आपके पास कि आपने एस जीरो से इन्फिनिट तक जाना था, तो अब आप जब इन्फिनिट प्लेस करोगे तो इसका ना जवाब जीरो आएगा, तो इसका ना अपर आंसर आपका जीरो होगा, तो जवाब जीरो हो जाएगा, यानी साइन पाई माइनस थीटा को जीरो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा पाई के। तो जनाब अब आप बाउंड्री कंडीशन चेंज कर सकते हैं, आप जीरो की जगह क्या लगा देंगे, पाई/2, और इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब आपके पास अगर आप सिचुएशन देखो तो अब आप
ने जो इंटीग्रल बनाया हुआ था आर डी एस, तो डी एस की वैल्यू भी मौजूद है आपके पास। इसी तरीके से नीचे आर स्केयर प्लस एस स्केयर, तो आपके पास एस की वैल्यू भी मौजूद है। तो क्या आप इस दोनों की वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर सकते हो? तो आपने ऊपर डी एस की वैल्यू प्लेस कर दी, नीचे आर की वैल्यू प्लेस कर दी। जब आप इसको स्केयर करोगे तो ये आर स्केयर कॉट स्केयर थीटा हो जाएगा। आर ले लोगे स्केयर, वो 3/2 से स्केयर कट जाएगा, आर की पावर 3 बच जाएगी। उसे आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा जो है उसे कोसेकेंट स्केयर थीटा माना जा सकता है। अब आपको स्केयर इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर बच जाएगी, तो आपने उसे इस तौर पे लिख दिया। अब ऊपर कोसेकेंट स्केयर थीटा मौजूद है, नीचे कोसेकेंट क्यूब थीटा, तो वो कट के 1 ओवर कोसेकेंट थीटा बच जाएगा आपके पास, और 1 ओवर कोसेकेंट होता है साइन थीटा के। तो बाउंड्री कंडीशन अब आपके पास है साइन थीटा डी थीटा का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, पाई/2 से पाई तक की बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉस पाई हम जानते हैं -1 में वो 1 हो जाएगा, ये 0 होता है। तो आपके पास जो बी का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट आए 2 पाई आर। म्यू नॉट कांस्टेंट है, परमेबिलिटी हमने पढ़ा है 2 पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई और आर पे डिपेंड कर रही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और आपके पास एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वायर के। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वायर से दूर होते चले जाएंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये क्रॉस आपके वायर दिखाई गई है जिसमें करंट इनटू द पेज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर लाइंस में दिखाई दे रही है, और आप देखो कि जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं लाइंस के बीच में दूरी भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ रही है डिस्टेंस के लिहाज से। फिर अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाए तो हम कहेंगे राइट हैंड रूल से डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप राइट हैंड रूल में जो कर्ल है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, थंब आपको करंट को शो करेगा। अगर आप देखो करंट डाउनवर्ड है तो आपकी लेफ्ट साइड पे आपकी कर्ल अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, और राइट साइड पे देखो तो आपसे बाहर आ रही होंगी तो ये आउटवर्ड होगी। तो इसी तरह का इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर करंट अपवर्ड जा रहा होगा तो आपके राइट से उंगलियां अंदर जाएंगी, लेफ्ट से बाहर आएंगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं कर्ल की मदद से। तो जनाब इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर में। तो जनाब वाला आज के टॉपिक में आपने एम्पेयर बाइटन-सेवर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकाली ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, जिसमें से आई करंट क्या कर रहा था? पास कर रहा था। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।